माता की, भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। दिल्ली में बनने वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार यहां यमुना जी का भी कायाकल्प करके दिखाएगी। और दिल्ली वासियों, मुझ पे भरोसा करना, मुझे अनुभव है काम का, मैं खुद समय दूंगा दिल्ली सरकार को। जब आपके माध्यम से हजारों आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स ने यमुना घाट पे सफाई का कार्यक्रम लिया, जिसमें हजारों ट्रक कूड़ा निकाला गया, वो आपकी मुहिम इस दिल्ली में इस बार बदलाव की कारण बनी। जब यमुना सफाई पर इंडिया न्यूज ने अलख जगाई, तब जाकर सरकार जागी, एक्शन में आई। यमुना गंदगी से रही थी हाफ, अब मोदी करेंगे यमुना को साफ। डबल इंजन सरकार का जोश हाई, शुद्ध साफ होगी यमुना माई। सफाई प्रोजेक्ट में पीएम लीन, मोदी का मिशन यमुना क्लीन। लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से इस बारे में मीटिंग ली है। अब देखना यही 3 साल का समय दिया गया है, वो 3 साल का समय क्या आगे बढ़ाना पड़ता है या 3 साल के समय तक साफ सफाई कर दिया जाता है। लेकिन एक बात तो पक्का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मुहिम में जुड़े हैं, इंडिया न्यूज की इस मुहिम में साथ आए हैं। जरूर यमुना नदी का कायाकल्प जो है वो बदलेगा और साफ सुथरा जरूर हो पाए, क्योंकि जब अग्रणी नेता आगे चलता है, उसके पीछे चलने वाले जो लोग होते हैं वो खुद ब खुद उस रास्ते पर चलते हैं जहां पर अग्रणी नेता चल रहे हैं। इसी तरीके से यमुना की साफ सफाई के लिए प्रधानमंत्री खुद प्रयास कर रहे हैं, तो जो पीछे के उनके नेता हैं वो जरूर कोशिश करेंगे। इंडिया न्यूज के यमुना क्लीन अभियान के बाद दिल्ली में यमुना की साफ सफाई का काम और भी तेज गति से हो रहा है। सरकार बाकायदा इसकी रियल टाइम निगरानी भी कर रही है। यमुना क्लीन सफाई प्रोजेक्ट को पीएम मोदी खुद देख रहे हैं और पिछले दिनों सीएम रेखा गुप्ता के साथ बड़ी मीटिंग हुई है। यानी कि अब झाग गंदगी का ग्राफ गिरेगा, यमुना शुद्ध होगी। और सहयोगी आदित्य कुमार की खास रिपोर्ट इसी विषय पर देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बाद लगातार यमुना जो नदी है वो नदी चर्चा का केंद्र रहा है। लगातार इस पे बात हो रही है कि यमुना की साफ सफाई कैसे की जाए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों रेखा गुप्ता सीएम दिल्ली के साथ में बैठक की है और यमुना की साफ सफाई को लेकर के जो एक प्लान है वो तैयार किया है। मैं आपको यमुना की स्थिति दिखा रहा हूँ। मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पे और मेरे बाएं तरफ आप देखेंगे नदी किस तरीके से है, आपको झाग दिखाई दे रहा होगा। और लगातार इसी बात पर चर्चा हो रही है कि यमुना में इस तरीके के जो झाग आ रहे हैं उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे ये जो गंदगी है उस गंदगी को कैसे ठीक किया जाए। कैमरा पर्सन दीपक आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से देखेंगे झाग के ऊपर में ये जो ब्लैक कलर का और पिंक कलर का जो आपको एक जो ऊपरी परत दिखाई दे रहा है, आखिर ये क्यों आता है? ये आता इसलिए है क्योंकि जो सीवर से पानी आता है वो गंदगी लिए हुए सीधे यमुना नदी में मिलती है। उसके बाद ये स्थिति जो है पैदा हो जाता है। मैं आपको पिंक कलर क्यों आ रहा है उसके भी जानकारी दे दूं, क्योंकि पूरे दिल्ली में कई ऐसे जगह हैं जहां पर कपड़ा को रंगने का काम किया जाता है, डाइंग मशीन लगाई गई हैं, डाइंग इंडस्ट्रीज हैं, उन सब का जो वेस्ट है वो यहाँ आता है। साथ ही जो एसटीपी हैं, एसटीपी ठीक से न काम करने की वजह से जितने भी दिल्ली के कचरा हैं वो कचरा यहाँ पर आके गिरता है। ये सब एक मुख्य कारण बताए जाते हैं कि दिल्ली में यमुना की स्थिति खराब है। दीपक भाई आप वो आगे दिखाइएगा जहाँ पे पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कालिंदी कुंज बैराज है और बैराज से दूसरी तरफ से पानी
नोएडा की तरफ आ रहा है, दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट की तरफ आ रहा है। जिस तरफ हम खड़े हैं वो दिल्ली का इलाका है और दूसरे साइड आप उधर दाहिने की तरफ दिखाएंगे दीपक भाई, जहां नोएडा का इलाका है, और आप देखेंगे कि स्थिति दोनों तरफ जस की तस बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो यमुना को गंदा करने का है वो दिल्ली के जितने भी वेस्ट हैं वो कारण सबसे बड़ा है। मैं दर्शकों को एक और चीज़ बता दूं कि वजीराबाद से लेकर के यमुना के कालिंदी कुंज घाट तक 22 किलोमीटर का दायरा है और यमुना का जो सबसे ज़्यादा गंदगी वो 22 किलोमीटर के दायरे में ही आता है। मैं उन सभी चीज़ों पर चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा सारे अपडेट्स कि आखिर अभी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और कहां तक यमुना की साफ़ सफाई का जो काम है वो पहुंचा है। और दीपक भाई आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए, जो मैं आपको पिंक कलर के बारे में बता रहा था वो ये आपको पिंक का जो असर है वो आपको दिखाई देगा। ये सारा जो आप दिख रहे हैं ये सब डाइंग इंडस्ट्री का जो वेस्ट है जो सीधे सीधे यमुना में मिलाया जाता है, उसके कारण से ये आता है। अब ये देखिए, ये जो परत आपको दिखाई दे रहा है ये वही परत है जो डाइंग इंडस्ट्री का है और धीरे धीरे जैसे जैसे पानी का बहाव आया हुआ है, पानी के बहाव की वजह से वो झाग जो है यहाँ चिपक गया है। पानी तो चला गया लेकिन ये जो परत आपको दिखाई दे रही है ये परत यहाँ पे रह गया है। ये देखिए किस तरीके की स्थिति हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि यमुना के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा होगा और उनके फेफड़े में किस तरीके से गंदगी जा रही होगी। हमारे साथ में अरुण है। अरुण प्रोफेसर हैं एक निजी कॉलेज में और इन्वायरमेंट पे काम करते हैं। अरुण, एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी यमुना की स्थिति हम देख रहे हैं, क्या लगता है कि यमुना कब तक साफ हो पाएगी? देखिए, अभी की स्थिति से तो काफ़ी दिक्कतें दिख रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार के द्वारा, खास करके दिल्ली सरकार के द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं, अगर वो सही समय पर अगर नियमित की जाएं तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि कठिन काम है। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने जो हाई लेवल मीटिंग की जिसमें 3 स्तरीय प्लान भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें 1 से 3 महीने, 3 महीने से 1.5 साल और 1.5 साल से 3 साल तक के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। और इसमें प्रधानमंत्री जी खुद इस मीटिंग की अध्यक्षता किए थे और वो यमुना की सफाई को लेकर जितने भी काम किए जा रहे हैं सारी चीज़ों का एक एक पहलू का वो समीक्षा कर रहे हैं। और मीटिंग के दौरान यह बात भी चर्चा में की गई कि ठोस प्रबंधन कैसे किया जाएगा, नालों का जो ड्रेनेज आते हैं इसमें यमुना में आ रहे हैं उनका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आ रहा है, एग्रीकल्चर वेस्ट जो आ रहा है, डेयरी वेस्ट जो आ रहा है, इनके प्रबंधन को लेकर भी बात की। मैं वो बताऊं दर्शकों को, इंडिया न्यूज लगातार आपको उन सभी चीज़ों के बारे में बता रहा है। डेयरी जो वेस्ट है उसके बारे में हमने बताया आपको, जितने ड्रेनेज हैं दिल्ली में उन सभी ड्रेनेज की स्थिति हमने आपको दिखाई भी और बताई भी किस तरीके से यमुना को वो खराब कर रहा है। साथ ही हमने आपको जो सॉलिड वेस्ट हैं उसकी स्थिति भी हमने दिखाई, किस तरीके से यमुना के कई घाट ऐसे हैं जहां पर सॉलिड वेस्ट का अंबार लगा हुआ है। हमने वो जगह भी आपको दिखाया जहां पर डेड बॉडी जगाए जाते हैं, जहां पे जानवरों के डेड बॉडी जगाए जाते हैं, जहां पे बच्चों के डेड बॉडी जगाए जाते हैं। आप समझ सकते हैं यमुना कितनी उस जगह पे खराब स्थिति में होगी। सॉलिड वेस्ट के बारे में आपने बताया अरुण, और लगातार आपने देखा, हमने भी देखा, सबने देखा कि सरकार गठन से पहले ही मशीनें उतारी गई थी ताकि सॉलिड वेस्ट हटाया जा सके। बताया यह गया था कि 1300 टन से भी ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जो है वो हटाए गए यमुना से। लेकिन आम लोगों की भागीदारी जो है वो कैसे सुनिश्चित की जाए, क्योंकि गंदगी तो आम लोग, जो सॉलिड वेस्ट है, जैसे दीपक भाई दिखाइएगा, ये जो कचरा अभी लेके ये जो बच्चे उठा रहे हैं ये सॉलिड वेस्ट ही हटा रहे हैं। इनका एक रोजगार का एक साधन बन गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी वहाँ पे मिल जाती है कि वो बेच करके वो उसको अपना जीवन यापन तक कर लेते हैं। आम लोगों की भागीदारी कैसे तय हो? आपने सही कहा कि आम लोगों की बिना कोई भी योजना, जब तक आम लोग उसमें शामिल नहीं होंगे वो सफल नहीं हो सकती। खास करके सॉलिड वेस्ट में तो एक हम कह सकते हैं कि इसके प्रति लोगों को जागरूक भी करना होगा। सरकारों को स्कूल कॉलेज के स्तर के साथ ही समाज सेवी और भी अन्य संस्थाओं की मदद से हमें यहाँ पर ऐसे लोगों को रखना होगा कि जो इन लोगों को जागरूक करें कि इसमें फेंकें। और हमें भी यह सोचना होगा कि खास करके एक मान्यता हमेशा से चली आ रही है कि जो भी हमारे घर का पूजा पाठ का सामग्री होती है उसे ये कहते थे कि ले जाकर नदी में डाल दो और नदी में प्रवाहित कर दो। तो उस मानसिकता, वो जो हमारी, हालांकि वो हमारी आस्था है, पर आस्था का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि हम उस जो पूजा सामग्री हो गई, घर के और भी जो मूर्तियां हो गई, या जो हम उन चीजों को बिल्कुल भी नदी में नहीं बहाना है। आपने बहुत अच्छी तरीके और निकालने होंगे, उनको हम मिट्टी में दबा सकते हैं, या फिर अगर कागज की कोई फोटो है तो उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। उसके और भी बहुत से तरीके हैं। मैं दर्शकों को बताऊं, पुराने समय में जो पूजा की सामग्री होती थी, फूल पत्ती होते थे, वो बायोडिग्रेडेबल होते थे।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो चलन था वो नहीं था, जो सालों तक नहीं घुलते हैं पानी में। खासतौर से ये पन्नी का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब ये देखिए, ये जो पन्नी अभी आप देख रहे हैं, ये पन्नी यहाँ कम से कम 10 से 15 से 20 साल के होंगे ये पन्नी, लेकिन ये इसको हटा, अभी तक ये वैसा ही वैसा है। अब ये सब देख रहे हैं। तो जैसे अरुण जी ने बताया कि लगातार साफ सफाई को लेकर के ये बात जानना जरूरी है कि जो सॉलिड वेस्ट हम डाल रहे हैं, पूजा पाठ भी बताया इन्होंने, पुराने जमाने में इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मानवों ने विकास किया है, हमने अपने जितने भी चीज़ें हैं, जितने बर्बाद करने वाली चीज़ें हमारे लिए हैं, वो सब हमने बनाया है, जिसका परिणाम अभी आपको ये दिखाई दे रहा है। अरुण, सॉलिड वेस्ट को लेकर के जिस तरीके से प्लान चल रहा है, क्या लगता है कि सॉलिड वेस्ट में क्या क्या सजेशंस होने चाहिए? इंडिया न्यूज़ लगातार बता रहे हैं कि रिवर कीपर आया जाना चाहिए, उसको लेकर के भी बात हुई कि इको टास्क फोर्स बिठाया जाएगा ताकि रोक टोक किया जा सके, जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं उनको रोका जा सके। तो क्या लगता है कि कैसे हो पाएगा? आखिर आम जनता को टोकने से काम बन पाएगा? बिल्कुल। इसके लिए जो कीपर की बात चल रही है वो भी बहुत ही अच्छी बात। इसके लिए अगर मैं व्यक्तिगत अपना राय दूं तो इसमें लोगों को जुर्माना भी लगाना चाहिए कि ऐसा भी कोई भी व्यक्ति अगर नदी में कुछ भी सॉलिड वेस्ट फेंक रहा है, चाहे वो कपड़ा हो, नारियल हो या और भी दूसरे जो सामान लोग फेंक रहे हैं, मूर्तियां हो, इन पर तुरंत फाइन किया जाना चाहिए। जैसे कि आप विदेशों में भी देखते हैं, विदेशों में किसी भी वाटर बॉडी में आप कुछ भी नहीं फेंक सकते। ऐसे भी अगर ऐसे आप फेंकते हुए पाए जाते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी वहां पर। तो इवन आप ये भी देखिए, जो हमारे देश से भी लोग विदेश में जाते हैं वो भी ये करने से बचते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर हम अथॉरिटीज के उसमें आ गए, किसी ने देख लिया तो हम पे बड़ी कार्रवाई होगी। तो हमें अपने जो लीगल फ्रेमवर्क है उनको भी मजबूत करने होंगे, ताकि क्योंकि देखो, एक तो हम जागरूकता के लेवल पर लोगों को जागरूक भी करेंगे और दूसरा कड़ी कार्यवाही, ये दोनों तरीके अपनाएंगे तो ही इस पे नदी में कुछ भी फेंकने से रोका जा सकता है। और यह बहुत ही जरूरी है कि किसी भी प्रकार के, क्योंकि जब तक वेस्ट इसमें पॉलीथीन और भी दूसरे जो भी सॉलिड वेस्ट आइटम है, अगर जब तक इस पे पाबंदी पूरी तरह से नहीं लगेगी तब तक ये सफाई का हम कह सकते हैं कि काम लंबा ही जाता चला जाएगा। देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि जैसे अरुण जी ने बताया कि लगातार कार्रवाई करने होंगे, फाइन लगाने होंगे। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इस नदी में जो आप मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं, जो मृत पर्याय बन चुकी है, ये नदी किसी समय में जीवनदायिनी कहा जाता था। अभी मैं इसको जीवनदायिनी नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं कहूँगा कि अब इसमें जीवन बचा नहीं है। फैक्ट ये है कि बीओडी इतना ज़्यादा है यहाँ पे। बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो बैक्टीरिया यहाँ होते हैं, जो ऑक्सीजन इससे ख़त्म कर चुका है, वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर कोई अन्य जीव पनप ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा यहाँ पे बैक्टीरिया है कि वो सारे ऑक्सीजन अपने आप में इनहेल कर लेता है। नदी में पानी जो है, नदी में ऑक्सीजन बचा नहीं है जो कोई और अन्य जीव जो यहाँ पे पनप सके। टीडीएस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। टीडीएस यानी कि टोटल डिजर्व सॉलिड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिस कारण से इस नदी में जो जीवन है वो बचा ही नहीं है। यानी कि जो महाभारत कालीन, जो कृष्ण भगवान के समय से हमने पुराणों में सुना है, हमने कथा कहानियों में सुना है, हमने एक भारत की सभ्यता से हमने देखा है, जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ये नदी है, अभी क्या हालत है वो हम देख सकते हैं। अरुण, हम यहाँ के टीडीएस नाप के देखते हैं कि टोटल रिजर्व सॉलिड यहाँ पे कितना है। देखिए, यहाँ पर अभी हाल में डीपीसीसी की रिपोर्ट आई थी और जिसमें टीडीएस, बीओडी, सीओडी, पीएच सारी चीज़ें जो सामान्य मात्रा शुद्ध जल की मात्रा होती है उससे कई गुना ज़्यादा पाई गई। और आपने हाल में एक बात कही कि पौराणिक मान्यताओं, तो पौराणिक मान्यताएं देखें तो जो यमुना है इसे सूर्य की पुत्री और यम यानी कि मृत्यु के देवता यम की बहन कहा जाता है। और ये भी मान्यता है कि यमुना में नहाने से लोगों के सारे रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन यमुना की स्थिति इस प्रकार हो गई इस समय कि अगर इसमें कोई नहा लेता है तो वो रोग नहीं बल्कि वो कई प्रकार के संक्रामक रोगों का शिकार हो जाएगा। और एक पॉइंट मैं और भी जोड़ना चाहूँगा इसमें कि अभी हाल में आपने बताया कि डाइंग यूनिट, तो डाइंग यूनिट जो यमुना के पानी को सबसे ज़्यादा जहरीला बनाने में अगर किसी चीज का योगदान है तो वो डाइंग यूनिट में खास करके जो नोएडा और दिल्ली में अवैध तरीके से डाइंग यूनिट, सैकड़ों की संख्या में डाइंग यूनिट जो है, रंगाई की जो यूनिट्स हैं वो चलाई जा रही हैं। उस यूनिट्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजीन, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट
और इसके साथ ही और भी कई हजार्ड केमिकल्स हैं जो यूज किए जाते हैं और उसको नालियों के थ्रू नाले में आ जाते हैं, नाले से फिर सीधा ये यमुना में आ जाते हैं और ये सारे केमिकल मिल के ये जो झाग है, झाग का भी कारण एक है, दूसरा इस पानी को और अधिक जहरीला बना दिए हैं। देखिए, हम अभी जो अरुण जी ने बताया उसका हम आपको जीता जागता प्रमाण देते हैं। हम यहाँ पे टीडीएस नाम के दिखाते हैं आपको टोटल रिजर्व सॉलिड कितना है। अब देखिए, जैसे अरुण जी ने बताया कि यहाँ पर डिटर्जेंट जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके भी डिटर्जेंट यहाँ आते हैं, क्योंकि हम तो सर्फ कपड़ा धोते हैं, हमने जो कपड़ा पहना है उस कपड़ा को हम धोते हैं, उस कपड़ा को धोने के बाद जो पानी सर्फ से निकलता है वो हम डालते हैं नाले में, नाले से वो एसटीपी में जाना चाहिए था और एसटीपी से साफ होकर के पानी यमुना में आना चाहिए था। लेकिन स्थिति यह होती है कि बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू गए ही पूरे पानी को इसमें डाल दिया जाता है, जिसका परिणाम आपको ये झाग जो है वो दिखाई देता है। जो हम लगातार अवैध तरीके से डाइंग यूनिट्स चलाए जा रहे हैं या डाइंग इंडस्ट्री चलाए जा रहे हैं उसकी बात हम करते हैं, उसका जो आप देख सकते उदाहरण आप देख सकते हो, उसका सीधा जीता जागता सबूत आप ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, दीपक भाई यहाँ दिखाइएगा, ये जो आपको कलर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको अभी तो ये ब्लैक हो गया क्योंकि ये सूखने के जिस तरीके का हो गया है, लेकिन जब ताज़ा होता है तो पिंक कलर का दिखाई देता है, क्योंकि रिएक्शंस इतने केमिकल रिएक्शन इतने ज़्यादा होते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन जैसे बताया कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। अरुण आगे आइएगा जरा और हम इसका पानी का टीडीएस नाप के देखते हैं कि टीडीएस यहाँ पे कितना है, टोटल रिजर्व सॉलिड जो है वो कितना है और उसका असर जो है आम लोगों को कितना फ़र्क पड़ता होगा। अब देखिए, हमने ये मशीन रखी हुई है, मशीन हमने 0 लगाया और दीपक आपको दिखाएंगे कि 0 है और देखिए हम इसमें हमने डाला और हम दिखाते हैं इसमें कितना है। देखिए 618 यानी कि समझ सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक जो है ये है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्थिति यहाँ पर खराब है। हम थोड़ा सा और आगे नापेंगे और क्योंकि यहाँ पे अभी लोग आए हुए तो हो सकता है कि उनके प्रभाव से यहाँ टीडीएस ज़्यादा हो और हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि टीडीएस यहाँ पे कितना है। आप समझिए कि स्थिति कैसी है यमुना नदी की। लगातार कोशिश तो की जा रही है। अब कल से एक दिल्ली वासियों को नई आस जगी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मीटिंग को अध्यक्षता कर रहे थे, तो इससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कम से कम इतना तो ज़रूर होगा कि यमुना में कुछ तो साफ़ सफाई ज़रूर की जाएगी। अब हम यहाँ पे नाप के देखते हैं यहाँ पे कितना है। दीपक भाई यहाँ पे दिखाइएगा, ये देखिए ये है 550, यहाँ पे 550 है, 562। देखिए अब मात्र 10 कदम की दूरी पे टीडीएस बदल गया। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक है। जहाँ पर टीडीएस 200-250 होना चाहिए, 300 तक भी चले लेकिन यहाँ पर दुगना है, 500, 600, कहीं कहीं पे तो 900 है। मैं आपको आगे स्थिति भी दिखाऊंगा जहाँ पे ज़्यादा टीडीएस है, वो भी स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा। अरुण एक बात बताइए, कालिंदी घाट पे 2 नाले बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो अबू फजल ड्रेन जो वहाँ पे मिलता है और सहादरा ड्रेन, 2 ड्रेन जो है यमुना में यहाँ मिलता है। कैसी स्थिति हो सकती है यहाँ पे नाले से मिलने की वजह से? देखिए यहाँ पर इन्हीं दोनों नाले की वजह से सबसे ज़्यादा जो अभी आप दिखा रहे हैं ना कि टीडीएस की मात्रा, तो वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि बिना ट्रीटेड वाटर जब इसमें मिल जाता है आके, तो ये देखो एकदम पानी काला हो गया। ये इन दोनों नालों का ही प्रभाव है। आप देख रहे हैं हमेशा से यमुना का जो पानी कहा जाता है कि वो नीले कलर का रहता है। आप जब यहीं जाइए, हरिद्वार जाइए या आगे जाइए दूसरी जगहों पर जाइए उत्तराखंड के, तो वहाँ पर यमुना आप देखेंगे तो वहाँ पर यमुना का पानी एकदम शुद्ध चमकता हुआ नीला पानी दिखेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर पानी एकदम बिल्कुल काला है और जिसका मुख्य कारण है यही 2 नाले, क्योंकि ये आते ही पूरा पानी में मिल जाते हैं, डायरेक्ट बिना ट्रीटमेंट किए इस पानी को इसमें मिला दिया जाता है और जिसका परिणाम ये होता है कि पानी पूरा काला हो जाता है। हमने देखा है जैसे अरुण भाई ने बताया। दीपक भैया मैं आपको दिखाते रहेगा यमुना किनारा, पहले आप स्थिति दिखा दीजिए। हमने दिल्ली के जो पहला पॉइंट है जहाँ पर यमुना मिलती है वो जगह है पल्ला। हमने पल्ला की भी स्थिति दिखाई और हमने वहाँ पे पानी देखा है, वहाँ हमने टीडीएस भी नापा है। टीडीएस वहाँ पे 230 से लेकर के 250 के बीच में है। आप समझ सकते हैं कितनी स्थिति वहाँ पे ठीक है, कितना साफ़ सुथरा वहाँ पानी आपको मिलता है। लेकिन जैसे ही आप वजीराबाद के बाद
कालिंदी कुंज पे आते हैं, TDS आपने देखा 650, 700, कहीं कहीं पे 900 और 1000 तक जाता है। फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया जो मानव के मलमूत्र में मिलता है, जानवरों के मलमूत्र में मिलता है, जैसे अरुण बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल डेयरी जो वेस्ट है उसके बारे में बात किया, तो वो जानवरों को गोबर और फलाना जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको लेकर के काम होता है। आप समझिए कि उसकी स्थिति यहाँ पे कितनी है। फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया भी यहाँ से अपने जो आंकड़े हैं उनसे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं, जिस वजह से और स्थिति यहाँ पे खराब होती है। हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ बदबू महसूस कर पा रहे हैं कि एक जो एक अलग तरीके की बदबू है, आँख में एक जलन सा पैदा करना, नाक में एक अलग तरीके की जलन पैदा करना, मानव शरीर इसमें फर्क पड़ता होगा। देखिए ये जो आप बदबू महसूस कर रहे हैं और आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं, इसका कारण है जो ये डाइंग यूनिट से निकलता है आने वाला सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, कास्टिक सोडा और जो दूसरे केमिकल्स हैं, बेंजीन, ये सब ढेर सारे जो भी ये डाइंग यूनिट होते हैं इसमें बहुत से केमिकल्स का यूज होता है और सारे केमिकल्स आकर इस पानी में मिल रहे हैं, तो उससे ही वही कारण है जो हमारे आंखों में ये जलन सी, इचिंग सी महसूस हो रही है, या इसके पानी को आप टच करेंगे तो आपको हाथों में खुजली सी महसूस होगी, तो उसका कारण ही वही केमिकल्स हैं। तो इस पे अगर जब तक खास करके डाइंग यूनिट पर कार्यवाही की जानी चाहिए सख्त, कि उनका पानी बिल्कुल भी किसी भी रिवर बॉडी में नहीं मिलना चाहिए। टेरी की बात बताता हूँ जो दर्शकों को जाना बेहद जरूरी है। जो दी एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, टेरी जिसको कहते हैं, उन्होंने 10 सूत्र दिए थे, जिसमें यह भी कहा था कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सबको STP के माध्यम से ही पानी साफ किया जा सके। साथ ही एक बात ये भी कही कि जितने भी खेती बाड़ी होती है यमुना के किनारे उसको रेगुलेट किया जा सके, ताकि जितने भी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं कि जितने भी जो केमिकल वेस्ट हैं, वो एक जो खेती बाड़ी होती है वहाँ पे खाद जो दिया जाता है, जो केमिकल दिए जाते हैं, वो भी बहते हुए नदी में जाकर मिलता है, जिसका भी खराब किया। इसको लेकर के भी टेरी ने कहा था कि उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। 10 सूत्र दिए थे। इंडिया न्यूज़ लगातार पहले भी बताता जा रहा है कि किस तरीके से यमुना की स्थिति खराब है। हमने उन सभी STP को दिखाया, हमने उन सभी नालों को दिखाया। STP को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, उसके रेगुलेट किया जा सके ताकि नदी को साफ रखने में आसानी हो सके। अभी हम यहाँ पर हैं, 2 चीज़ें हमारे सामने में हैं। एक तो यमुना की जो खराब स्थिति है वो हमने दिखाई, सॉलिड वेस्ट से भरा हुआ किनारा हमने दिखाया। अभी चैती छठ और चैती दुर्गा पूजा बीता है, उसके बाद तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो चुकी थी। आम लोगों की भागीदारी के लिए लगातार जो है कोशिश किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि यमुना किनारे पिकनिक स्पॉट जो है वो बनाया जाए। क्या लगता है आपको कि पिकनिक स्पॉट से आम लोगों की जो भागीदारी वो तो बढ़ेगी, लेकिन वो फिर जो गंदगी करेंगे उस गंदगी को कैसे रोका जाना चाहिए? देखिए अगर पिकनिक स्पॉट बनता है, खास करके रिवर फ्रंट बनता है और इसका सौंदर्यीकरण होता है, तो वहाँ पर जो गंदगी है उसके लिए भी मैनेजमेंट का तैयारियां की जाएंगी। जगह जगह पर गार्बेज लगाए जाएंगे, गार्बेज कलेक्ट करने के लिए जगह जगह कूड़ेदान रखा जाएगा और भी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा, बैरिकेडिंग्स लगाई जाएंगी। अगर इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, लोगों के लिए कीपर्स रहेंगे, वहाँ पर सिक्योरिटी रहेगी, फैसिलिटी रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कदम है। और अगर ऐसा होता है तो ये नदी की जिंदगी को फिर से सुधारने में, एक जो यमुना, जो हमारी यमुना अध्यात्म की, हमारे पौराणिक ग्रंथों से लेकर हमारी मान्यताओं, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, उसकी एक फिर से वो जो महत्व है, वो जो ग्लोरी है, वो वापस आएगी। और ये मुझे तो लगता है कि अगर दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, अगर उसके बगल से यमुना नदी के पास इतनी सुंदर स्पॉट होंगे तो लोग दूर से आएंगे, विदेश से देश लोग यहाँ घूमने आएंगे, लोग देखेंगे, यमुना की सुंदरता को देखेंगे, किनारे पर बैठकर आध्यात्मिकता का एहसास करेंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी का एहसास करेंगे यहाँ के। आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में जिस तरीके से वासुदेव घाट बनाया गया है, इस तरीके के लगभग 1 दर्जन से के आसपास में ऐसे घाट बनाए जा रहे हैं, जिसका असर ये है, वासुदेव घाट पे हमने देखा है कि वहाँ पे आरती शुरू हो गई है, तो लोग पहुँचते हैं वहाँ पे और बहुत ही सुकून के साथ वहाँ पे एक ध्यान मग्न लगाते हैं। एक स्पॉट उस तरीके का बन गया। आपने बहुत सही कहा कि जिस तरीके से ऐसे प्रयास किए जाएंगे तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा स्थिति ठीक हो जाएगी। और सबसे समस्या ये आती है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे देखिए, ये पुल है, अभी कई लोग आप देखेंगे, जब भी दिखेंगे मैं दिखाऊंगा दर्शकों को कि वहाँ से डाल जाते हैं कचरा। अब उनको भी रोकना बेहद ज़रूरी है। जितने भी ऐसे हैं सबको हाई राइज करके जो एक बैरिकेटिंग्स होते हैं ना, वो करना बेहद ज़रूरी है।
बिल्कुल आपने सही कहा। इसके लिए ये हो सकता है कि जगह पर यहाँ पर पंपलेट लगा दिया जाए कि किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा फेंकना बिल्कुल मना है, और आप इस पे करते पाए जाते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा होगा शहरों में हर जगहों पर आप लगा होता है, कई जगहों पर तो लिखता है कि यहाँ पर थूकना मना है, यहाँ पर ये करना मना है, तो वो ऐसे प्रयास यहाँ पर भी किए जा सकते हैं। और ये एक जो अभी मैंने पहले भी आपको बताया ना कि हमें उससे निकलना होगा। अब हमें जो एक आध्यात्मिक, कुछ देखो अध्यात्म में या जो मान्यताएं होती हैं वो समय के हिसाब से परिवर्तित होती हैं। तब जो मान्यताएं होती थी कि नदी से, क्योंकि पहले जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की नई फसलें तैयार होती थी तो तमाम चीजें जो वो देवताओं को आहूत दी जाती थी, देवताओं को चढ़ावा दिया जाता था। तो यमुना माता को भी वो जो भी फसलें तैयार होती थी, जो घर के उत्पाद खाने पीने की, उसके तरीके हुआ करते थे। लेकिन अब वो बदल गए। अब लोग उन चीजों के बजाय जो पूजा में सारा सामग्री खत्म हो जाएगी, सारी चीजें जो बची रहेगी उसको लाके इसमें छोड़ते हैं। तो वो मुझे लगता है ना कि पुरानी मान्यताएं अगर हम भले से उसको फॉलो भी कर रहे हैं तो उस हिसाब से करें, ना कि हम उस हिसाब से कि घर का जितना भी कूड़ा कचरा हो वो किसी भी प्रकार का हो सकता है वो लाके यहाँ पर नदी में डाल दें। विलुप्त होते समय नहीं लगेगा ना, जैसे कि साहिबी नदी किसी समय में साहिबी नदी हुआ करती है, वो नजब का नाला बन गया है, तो न विलुप्त होते नदी को कितना समय लगेगा। और जिस भी जगह से नदी लापता हुई है उस जगह में मानव सभ्यता खत्म हो गया है। ये बहुत ही जानना जरूरी लोगों को। जिस तरीके से यमुना को हम गंदा कर रहे हैं उससे साफ है कि आम जनता, आम जो लोग है उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। अभी दीपक भाई आप दिखाते रहिएगा, देखिए अभी पानी का वहाँ फाटक जो है वो खोला गया था तो पानी यहाँ तक था। अब जैसे जैसे फाटक बंद किया जा रहा है पानी जो है खत्म होता जा रहा है और धीरे